तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपने इस ज्योग्राफी के क्लास को। ये हमारा पहला क्लास है और आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को सुनेंगे और हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो क्लास अभी होने वाला है हम लोग का, इसमें हम एक एक बातों को तोड़ के मरोड़ के अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। आप लोगों का काम बस इतना सा रहेगा कि इसे समझना है, और यदि आप इस बातों को अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे चाहे वो सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे। हम एक एक बातों को आप लोग को बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन यही इस तरह से क्वेश्चंस को पूछेगा, किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पता है आप लोग को कि हम एक बात आपको समझाते हैं, आपको टीचर पढ़ाते वही है जो कि आपके एग्जाम में आता है, लेकिन समझाने वाली बात ये होती है कि क्वेश्चन जो आपके टीचर जो आपको पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन को पूछेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये पढ़े ही नहीं है हम लोग। बात समझ में है ना। एसएसटी का यही एक खासियत होता है। साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में चीज़ें क्या है कि एकदम सिंपल सरल तरीके से रहता है। जैसे कि मान लीजिए साइंस में आपसे पूछेगा रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, तो वो आपको टीचर पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पे आपको ना रासायनिक परिवर्तन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देकर के पूछेगा कि बताइए ये कौन सा परिवर्तन है। बात समझ में है ना। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम जो बात को बोल रहे हैं हम वहाँ पे किस बातों पे जोर दे रहे हैं। जिस बात पे हम जोर किए वो समझिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट एवरीबॉडी ना। तो हम लोग आज से प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का ज्योग्राफी को ख़त्म करते जाएंगे और हमारे ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक कि हमारा ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाती है। एवरीबॉडी गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ हम बातों को लेकर के आए हैं, और इस बातों में कहा है कि कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़ता है। तो आपके अंदर में वो जुनून होनी चाहिए। अगर आप इस सपने को देखे हैं कि हमें कामयाब होनी है ना, तो आप अगर घर में बैठ करके सो करके रह जाएंगे तो वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके पास चलकर आने वाले नहीं है। आपको दौड़ के ताकत लगा के वहां तक पहुंचना होगा, तब जाके कामयाबी आपको मिलेगी। समझ रहे कि बात को। जैसे मान लीजिए आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है, आप गए बस स्टैंड, तो बस आपके लिए नहीं रुकती है, आपको बस के पास जाना पड़ता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। बात समझना है ना। ये एक बस है, यहाँ पे यदि आप आए आपको यहाँ पे आना होगा, ये आपके पास नहीं जाएगा। तो यहाँ आइए और अपने टाइम टेबल के साथ आइए और चीज़ों को समझिए और अपने मंजिल को मंजिल तक पहुँचिए आप लोग सभी बच्चे। तो ये बातों को कहा इसमें। और हम लोग चलिए बच्चों अब शुरू करते ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी जो है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जियोग्राफी, मतलब भूगोल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भूगोल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जियोग्राफी। हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल क्या है, कहाँ से आया ये भूगोल। क्योंकि जब आप लोग भूगोल पढ़ने बैठे हैं, क्या पता कल कोई पूछ दे आपसे कि ठीक है बेटा कौन सा विषय पढ़ रहे हैं आप बोलेंगे भूगोल पढ़ रहे हैं, बताओ भूगोल क्या है। तो पहले हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं है। तो बेसिक नॉलेज पहले हम लोग लेते हैं कि भूगोल के बारे में क्या होता है। भूगोल का बेसिक नॉलेज बेटा कहा जाता है कि भूगोल जो है, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे पढ़े हैं पहले से हम उसको भी एक बात बताते हैं कि इस बार जो हम जो बता रहे हैं आपकी चीज़ों को 100% उसमें आपको नया नया चीज़ देखने मिलेंगे। 100% आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे कहा है कि भूगोल क्या है, तो कहता है यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना एवं सतहों पर पाए जाने वाले खनिज तत्वों का अध्ययन करते हैं। मतलब यह एक विज्ञान का ब्रांच है। ज्योग्राफी क्या है, विज्ञान का ब्रांच है, शाखा है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का आकार कैसा है ना। और क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर में कौन कौन सा खनिज तत्व है, इसके बाहर कौन सा खनिज है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं इस ज्योग्राफी में।
कहा जाता है प्यारे बच्चों कि ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और एक ग्राफो, जिसमें कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना, उसी को कहेंगे जियोग्राफी। अब देखो, कहा जाता है कोई भी चीज अगर इस धरती पे आया है तो उसको किसी ना किसी ने लेके आया है। जैसे हम लोग आए इस धरती पे, हम लोग को भी कोई ना कोई लेके आए, हमारे मम्मी पापा लेके आए हमको, आए कि नहीं आए? तो सबको कोई ना कोई धरती पे ऑटोमेटिक नहीं उत्पन्न हो गया। तो उसी तरह से अगर ये ज्योग्राफी विषय है, हम लोग जो आज इसको पढ़ रहे हैं, इसको भी किसी ना किसी आदमी ने लेके आया है। अब कहा जाता है कि वो व्यक्ति कौन था, तो उनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। इस व्यक्ति ने ज्योग्राफी को सबसे पहले यहां पे लेके आया। ओके, अब यहां से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है संसाधन, इंग्लिश में सोर्सेस कहते हैं। आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग तरक्की किए, विकास किए, सभ्यता का, संस्कृति का, वो कहीं ना कहीं सभ्यता में, उस विकास में संसाधन का बहुत बहुत बड़ा उपयोग है उसमें। बिना संसाधन का आज हम लोग जीरो हैं, जीरो। यहां पे भी देखिए, आप लोग पढ़ने बैठे हुए हैं, यहां पे देखिए पूरा का पूरा संसाधन है, हर एक चीज सोर्सेस है। हमारे पास जब संसाधन नहीं था तो हमारा जीवन इतना विकास नहीं किया था, और जैसे जैसे संसाधन का तरक्की होते गया, हमारा जीवन भी विकास करते गया। आज से कुछ साल पहले अगर की बात करें हम, तो अगर कोई बच्चा है, वो अगर भागलपुर में रहता है और अगर वो मेरे पास यहाँ पे पढ़ना चाहता है, वो नहीं पढ़ पाता है। पढ़ पाता था क्या? नहीं। लेकिन आज चाहे तो वो भारत के किसी भी कोने में रहेगा, वो कोई भी टीचर से कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक संसाधन का देन हुआ। हम लोग अपने तर्क से, अपने तकनीक से, कुशलता से हम लोग नए नए वस्तु का आविष्कार किया और उसका उपयोग किया। तो वो जो वस्तु जो हम लोग उपयोग में ला रहे हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं बेटा जी? संसाधन। समझ में आ रही है बात? तो संसाधन का परिभाषा क्या होगा, आप लोग इजीली दे सकते हैं। कहता है संसार की वे सारी वस्तुएं, जितने भी आप लोग वस्तु संसार में देख रहे हैं, और यदि हम उसका उपयोग अपनी तकनीक एवं कुशलता से दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तकनीक और कुशलता कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब हुआ तकनीक। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक कुर्सी है, कोई क्या है? कुर्सी है। इसका हम लोग अपने तकनीक से, अपनी कुशलता से उपयोग करते हैं अलग अलग तरह से। बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, खाना खाने के लिए प्रयोग करते हैं, पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं, बाराती में गए हैं तो सोने के लिए प्रयोग करते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो? बाराती में जब जाता है लड़का तो कुर्सी पे सो जाता है। 2 कुर्सी ले लेगा, एगो आगे एगो पीछे। अब चूंकि बाराती वाला कुर्सी में डंटा नहीं रहता है ना, डंटा नहीं रहता है, तो उधर लगा दिया, इधर लगा दिया, बीच में एगो कुर्सी ऐसे इधर से लगा दिया, मतलब एक कुर्सी ऐसे लगाया, उसके अपोजिट में एगो कुर्सी उधर से लगा दिया, अब बीच में एगो इधर से लगा दिया, हो गया, चौकी तैयार है। चौकी तैयार है भाई, इजली सो जाता है। तो क्या हुआ? ये तकनीक और कुशलता के आधार पे हम उस वस्तु का प्रयोग किए, उसे पानी दे दो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संसाधन। कहा जाता है कि कथन है एक, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किन्होंने कहा था इस कथन को? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अभी हम जैसे बताएं, वो एक संसाधन, जैसे कुर्सी एक संसाधन हुआ, ये हुआ नहीं, बनाए हम लोग, है ना। क्या किए? बनाए। और इस कथन को किन्होंने कहा था बेटा? जिमरमैन, है ना। समझ में आया सबको? बताओ पहले यहां तक। चलिए अब आगे समझते हैं। नहीं कर सकते, यूनान का होगा। 99% जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में, 99% वो यूनान ग्रीक यही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। यहां पे क्वेश्चन अगला क्या कहता है? टॉपिक क्या कहता है यहां पे? संसाधन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं।
कितने से प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। संसाधन जो होते हैं, अभी जो हम लोग बताया संसाधन के बारे में, वो दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है बेटा जी प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन। यहां पे जो आप देख रहे हैं, यहां पर पहाड़, पर्वत, नदियां, वृक्ष, ये हुआ प्राकृतिक संसाधन। और यहां जो आप ये देख रहे हैं ब्रिज, यहां पे देख रहे हैं आप गाड़ी, है ना, ये हुआ मानव निर्मित संसाधन। मतलब अगर मानव ने बना के उसका उपयोग किया तो मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक ने बनाया, मानव ने उसको उठा के खाली उपयोग कर लिया, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन एक बात जान लीजिए, बोलिए क्या सर? कोई भी मानव निर्मित संसाधन अपने आप नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं प्राकृतिक संसाधन पे। मान लीजिए कि आप रोड बनवाए, क्या बनवाए? तो वो कौन संसाधन है? मानव निर्मित है। लेकिन उस रोड बनाने में पत्थर का उपयोग किए होंगे, और वो पत्थर कहां से आया? पर्वत से आया। पर्वत कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। दुनिया का कोई भी मानव निर्मित संसाधन वो प्राकृतिक पे निर्भर करती है ना? समझ में आ गया? तो संसाधन के मुख्य कितने प्रकार है बेटा जी? दो प्रकार है, एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित संसाधन। गॉट इट एवरीबॉडी नाउ? प्रीतम प्यारे, दीवार छोड़ करके बैठो बेटा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी हम खड़ा करके पूछ देंगे। पूछ दे। चलिए अंजलि कुमारी खड़ा हुई आप हमें बताइए, अभी हम बैक क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन हमें आप ये बताइए कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, किन्होंने कहा था? जिम्मरमैन ने। बहुत बढ़िया, वेल डन। बैठ जाइए। एक बात जान लो, पढ़ाने का यही तरीका अब मेरा रहेगा, हम बीच बीच में क्वेश्चन खड़ा करके पूछेंगे, और जो बच्चा नहीं जवाब दिया या कैमरा में खड़ा करके नहीं पीट दिया हमको, तो फिर मेरा बोलना, कैमरा में खड़ा करके मारेंगे, जान लेना। ले लो पेपर आए, रखो ना पेपर, बाद में पढ़ेंगे, है ना? इस बात को जान लेना, ताकि घर वाला देखे, इसलिए ध्यान से क्लास को सुनोगे। तो आगे बढ़ जाए बेटा जी, बोलिए आगे। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान दो बाबुल, सोना लोग, सभी बच्चे ध्यान दो। आगे कहता है कि संसाधन का जब क्लासिफिकेशन हुआ, वर्गीकरण हुआ, तो ये ना 4 तरह से वर्गीकरण किया गया इसका। कितनी तरह से किया गया? मतलब जब संसाधन को बांटा ना, तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा, जिसमें एक हुआ हमारा उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा हुआ उपयोगिता के आधार पे, तीसरा हुआ स्वामित्व के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे। गॉट इट? पहले कौन सा हुआ बेटा? उत्पत्ति के आधार पे। मतलब यह हुआ कि अगर कोई पूछे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार, मानव और प्राकृतिक। गॉट इट? उसके बाद अगर कोई पूछे कि नहीं फिर बताओ और संसाधन कितने प्रकार के, अब उससे क्वेश्चन पूछिए, आप गुरुजी किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं? अगर आप हमसे बात करेगा कि प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पे, तो भैया इसका 2 टाइप है कि नहीं है? जैव और, अभी आगे देखेंगे। कोई पूछेगा नहीं हम आपसे पूछते हैं उपयोगिता के आधार पे बताइए, ये भी 2 प्रकार, नवीकरणीय और, कोई पूछेगा स्वामित्व के आधार पे, 4 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलिए कैसे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा के साथ उदाहरण सहित बताए, है ना? तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अलग लिखना होगा, इन्हें कि वह प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित दे दीजिए, संसाधन 2 को पढ़ ले हो। नहीं, आपसे क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है वो बताना होगा, है ना? समझ में आ रही है बात? उसके बाद विकास के स्थिति का स्तर पे भी होते हैं, के प्रकार के? 4 प्रकार के। मतलब स्वामित्व के आधार पे 4 है, और विकास की स्थिति के आधार पे 4 है, और बाकी ऊपर में दोनों उत्पत्ति और उपयोगिता पे 2-2 है ना? समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो हम लोग ना एक एक करके इस 4 को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं भाई, अब कौन कौन बताते हैं आंसर में। यहाँ पे देखिए बाबू, हमारे पास में पहला कौन सा संसाधन है? उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार। कितना प्रकार का भाई? जिसमें कि एक होते हैं हमारे बायोटिक, मतलब जैव, अरे ससुरी नहीं, कौन संसाधन? जैव संसाधन।
अब ये जैव संसाधन कौन संसाधन होते हैं? तो कहा जाता है, इसको इंग्लिश में देखो बायोटिक कहेंगे। कहता है जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहां से होती है? जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें किसका लक्षण? सजीवों के लक्षण। सजीव तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ वो कर लो पहले, तुम मेरा ये करना जरूरी नहीं है, पहले वो कर लो। ओह बढ़िया है, बढ़िया। लाओ पैनी रे, यहाँ ध्यान दो। तो कहने का मतलब जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है ना बेटा, इनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे कौन संसाधन संतोषी? जैव संसाधन। कौन संसाधन? अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि जिसमें सजीवों के लक्षण, जैसे हो गया पशु, क्या हो गया? पशु। वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा झाड़ी, है ना, ये हो गया जीव जंतु। अच्छा हम लोग भी मानव, है ना बाबू, ये कौन संसाधन में आएगा? जैव संसाधन। अब यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ देखो, ये कौन चीज रे? हंस है ना, ये कौन संसाधन? मछली कौन संसाधन? टाइगर बाबू कौन संसाधन? कौन संसाधन? क्योंकि ये सब सजीव है। यहाँ देखिए ये वनस्पति हमारा ना जंगल है, कौन संसाधन? हाथी कौन संसाधन? इसको भूल जाइए, वो बीच में एक्स्ट्रा घुस गया था, तो हम अलग ना देंगे। अब यहाँ देखिए आप अजैव संसाधन के बारे में, इसको इंग्लिश में एबायोटिक, कौन सा कहेंगे? कहता है क्या कि जिनमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं। किसका लक्षण? उसे कहते हैं हम लोग अजैव संसाधन। जैसे देखिए कुर्सी हुआ, लकड़ी हुआ, घड़ी हुआ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं, सोलर प्लेट है, पवन ऊर्जा है ना। क्या बेटा समझ में आ रहा है सबको? ये कौन संसाधन? अजैव, और ये जैव। सबको आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है बाबू सोना उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे? कहता है क्या कि उपयोगिता के आधार पे जो है संसाधन दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जिसमें एक होगा नवीकरणीय, एक होगा अनवीकरणीय। तो देखो ऐसा है कि नवीकरणीय संसाधन जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन्यूएबल। रेन्यूएबल, ठीक है ना? रेन्यूएबल। कौन सा? रेन्यूएबल। हाँ, अब यहाँ पे समझो, कहता है क्या कि जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, उत्पादन भी आसानी से हो जाता है। उत्पादन भी और इसे पुनः पूर्ति संसाधन भी कहते हैं। मतलब ये हम लोग दोबारा जब बना लेते हैं ना तो उसको कहते हैं पुनः पूर्ति। क्या कहते हैं? मतलब इस संसाधन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं, है ना, और बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है नहीं पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा है ये? आप जब जाइएगा ना इधर राजस्थान, जब जाइएगा राजस्थान, गुजरात, ये सब क्षेत्र में ना ये आपको बहुत दिखने मिलेगा। बहुत लंबा लंबा ये दिख रहा है ना, ये बहुत लग रहा है छोटा है, लेकिन ना ये बहुत ऊंचाई तक रहता है। नहीं, ये ना बहुत ऊंचाई तक रहता है। और ये चक्की दिख रहा है ना, ये हवा जब चलती है ना ये घूमने लगता है चक्की, और इसमें मोटर लगी होती है और उससे फिर बिजली उत्पादन होता है। बहुत बड़ा रहता है। हाँ, बहुत बड़ा रहता है और बहुत रहता है। एक दो को नहीं रहता है, एक ही जगह पे मतलब लगभग 50 to 60 को लगा हुआ है, इस तरह से रहता है। और फिर उसको जो है एकदम उससे बिजली उत्पादन होती है। अभी राजस्थान में इसकी तरक्की बहुत तेजी से हो रही है। और ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि पवन ऊर्जा पे कौन से राज्य में जोर दिया जा रहा है? राजस्थान। ठीक है ना, सुने हो ना, ये ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ, याद रहेगा सबको। अच्छा, ये पवन ऊर्जा कौन संसाधन? नवीकरणीय। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, सौर ऊर्जा कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा।
नवीकरणीय हो जाएगा। क्या बाबू सोना, गॉट इट? अच्छा देखो, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो ये होता है इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। कहता है जिसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। उपयोग कै बार कर सकते हैं? एक बार उपयोग कर सकते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेल्ट सबको है? बेल्ट सबको है। एक बेल्ट आता है वो वाला ना, वो हुक रहता है, उसमें छेदा रहता है 5-7 वो, हाँ ऐसे ऐसे रहता है ना, छेदा रही, हाँ? उसमें एगो हुक रहता है, इसे घुसा देते हैं हम लोग, लड़का बॉयज में, गर्ल्स लोग के पास भी तो वो बेल्ट रहता है। तो बताओ ये कौन संसाधन में आएगा? नवीकरणीय कौन नवीकरणीय? अनवीकरणीय में आएगा? नहीं, नवीकरणीय में आएगा, क्योंकि एक ही उसमें छेद रहता है, ठीक, जिसमें कि हम लोग उसका उपयोग करते रहते हैं अनयूजेबल तरीके से। उससे जब लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तो गला में फंसी ला के भी मर जाता है। और अच्छा देखो, और सुनो ना भी, उसका उपयोग, बेल्ट का उपयोग लड़का लोग से पूछो, मार हो गया कहीं, पूरा तुरंत मारे बेल्ट निकालेगा लोग, खास करके स्कूल कॉलेज में। बेल्ट खोला, बेल्टे 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 बेल्टे, हैं? एगो हम वीडियो देखे थे ना, वो वायरल हुआ था एक लड़की का, वो भाग गई थी घर से जो, तो वो बोल रही थी ना कि मतलब मीडिया वाला आया उससे, आप जो घर से भागे हैं कैसा लग रहा है? बोला कि हम घर से भागे ना, हम घर से नहीं भागने वाले थे, हमको ना एक दिन हम दोनों को एक साथ में पकड़ लिए थे मेरे घर वाले भैया, फिर हमको बेल्ट खोल के इतना ना मारे, बेल्टे 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 बेल्टे, ठीक है। और वो जो बोली ठीक है, समझा है ना, उसी पे खेसारी लाल यादव जो है गाना गा दिया कि नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संगी बिताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लड़की वहाँ पे बोली थी उस समय, कुछ भी हो जाएगा हम दोनों साथ ही रहेंगे और एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, नमक रोटी खा के रहेंगे, ठीक है। और ये जो बोली उसी पे वो गाना गवा दिया। अब बहुत दिमाग वाला, उस समय वो वायरल कंटेंट चल रहा था, बस गाना गा दिया उसका, फुल तरीके से वायरल हो गया। अब वो जो वायरल हुआ उसके बाद उस पर वो गाना और भी गा दिया, वो कौन छपरा छठी मनाएंगे, ठीक है, वो सब भी ला दिया, वो चलिए रहा है, समझ रहे हो बात को? चलो देखो, तो अनवीकरणीय संसाधन में कहता है हम लोग इसका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। कितने बार कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं। वो कौन संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, ट्रेन में सफ़र किए हो तो उसमें ना एगो कागज़ आता है, वो वॉशरूम जब जाओगे ना, वॉशरूम से आता है तो एगो वहाँ पे आता है बेचने वाला, हैंड वॉश करने वाला आता है ना, वो कौन संसाधन हो जाएगा? 20 टका तुम दोगे, वो जो रहता है ना वहाँ पे पानी बेचने वाला, सुनो ना, हाँ नहीं टिश्यू पेपर अलग होता है, साबुन वॉश वाला मतलब हैंड वॉश करने रहता है, तुम जाओगे ना 20 टका दोगे, 15 टका का पानी का बोतल लोगे ना, झुट्टो का तुमको वही दे देगा था, लिए 5 टका के ले लीजिए। अब भाई कोई आदमी 10 मिनट के लिए ट्रेन में चढ़ा है एक स्टेशन के लिए, अब उसको एगो थमा दिया, एक स्टेशन में क्या है वो लेटरिन बाथरूम जाएगा यार, मतलब हद कर देता है, लेकिन तुमको दे देगा 5 टका खुला नहीं देगा। ऐसा ऐसा बिहार में है रेलवे स्टेशन, समझ रहे हो? तो बिजनेस है सब। देखो तो कहता है कि इसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता है, और इसका भंडार जो है वो क्या है बेटा जी? सीमित होता है। भंडार क्या होता है? सीमित होता है। अब देखो यहाँ पे आप जैसे देख पा रही है क्या है? कोयला कौन संसाधन है? क्योंकि इसकी भंडार जो है सीमित है, हम लोग एक ही बार इसका उपयोग कर सकते हैं, आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, कोयला को बनने में, तो बहुत मुश्किल है ना। तो और इसका उपयोग भी कई बार होता है? एक ही बार होता है। समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक। आगे बढ़ जाए? चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए अब कौन सा संसाधन आता है हमारा। आगे आता है बेटा स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे बेटा जी? स्वामित्व के आधार पे संसाधन, है ना। तो कहा जाता है कि स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन होता है, पहला आता है कौन सा बेटा जी? व्यक्तिगत। कौन सा संसाधन? कहता है जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कौन संसाधन? जैसे आपका मोबाइल है, आपका अधिकार है, वो कौन संसाधन हो जाएगा? आपका
माइक नीचे तो तुम लोग बोल भी नहीं रहे लोग। चलो अच्छा कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मान लीजिए बगीचा, वो आपका है ना, कौन संसाधन? तालाब, कुर्सी, व्यक्तिगत संसाधन। आपके एक व्यक्ति का, आपका जो भी चीज़ें है ना, पर्सनल चीज़ें, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। आपका किताब है, आपका कलम है, आपका चश्मा है, आपका गाड़ी है, जो भी है, आपका घर है, वो कौन संसाधन आएगा बेटा? आपका तालाब भी व्यक्तिगत संसाधन, वो जो खुद से बनाता है। हाँ, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, अगला होता है सामुदायिक संसाधन, जो कि कहता है जिस पर पूरे समूह समुदाय का अधिकार होता है, उसे कहते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन। उदाहरण के लिए ले लीजिए मंदिर, मस्जिद, विद्यालय। क्या इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा? नहीं होगा, पूरे समुदाय का होगा, है ना, पूरे एक समाज का होगा। जब एक पूरे समाज का अधिकार होता है तो उसको कौन संसाधन कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। सबको आ रहा है समझ में? अगला होता है बेटा जी राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन कहता है राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन। मतलब कोई अगर संसाधन है जो कि किसी राष्ट्र के, मतलब पूरे देश के अंतर्गत आता है, पूरा देश के निवासी अगर उसका उपयोग कर लेता है, किसी भी देश, किसी भी आप राज्य से हैं, किसी भी गांव से हैं, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल, हाँ सिनेमा हॉल है। अब मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल है जो कि तमिलनाडु में है, आप यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में आपको सिनेमा हॉल मिल गया, क्या वहाँ के आदमी क्या आपको देखने नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई ट्रेन है, मान लीजिए मुंबई से चल के आई है, यहाँ पे लग गई है बाराहाट में, तो क्या आपको बैठने नहीं दिया जाएगा? मुंबई से ट्रेन लो हो, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो फ्री में तो वहाँ के भी आदमी को नहीं देगा बैठने, जहाँ से आई है। बात समझ है ना? जो होगा सबके लिए होगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? उसको कौन संसाधन कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहता है जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। मतलब जैसे यूएनओ हो गया, है ना, या WHO हो गया, मतलब कोई अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर कोई चीज को नियंत्रित कर रहा है, अभी बताएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब बताएंगे। यूएनओ को यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो आगे बताएंगे, अभी आगे बढ़ जाए। कहता है क्या कि जिसका नियंत्रण पूरा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय संस्था। समझ में आ रही है? जैसे अभी आपको बताते हैं, मान लीजिए कि कोई एक दवाई आया, कोई एक नया बीमारी आया, उसका दवाई का खोज हुआ कि अगर ये बीमारी आया है तो इस तरह से इसका ये दवाई देने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और मान लीजिए कि वो बीमारी पूरा वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है, तो जब उसका कोई अगर दवाई बनाएगा ना, तो उस पर ना पूरा दुनिया उस पर विचार करती है। पूरा दुनिया का जो भी होगा WHO में आकर के उसमें बैठ करके पूरा उसमें विचार विमर्श होती है, तब उसमें चीज़ों को बताया जाएगा, अच्छा ठीक है, ये सब एक्सेप्टेबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए उस दिन भी हम समझाए थे आप लोग को कि समुद्र है, समुद्र में है तो दो देश के बीच का जो भी जगह होता है, 200 किलोमीटर की दूरी के बीच का जगह, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? बोलिए बच्चों। चलिए आगे देखिए भाई, अगला आता है हमारा अरे आएगा, आगे आएगा। आगे देखो, विशेष क्षेत्र और विकास के स्तर पर, है ना, विकास के स्तर पे भी संसाधन के प्रकार का है? 4 प्रकार का है, जिसमें कि पहला कौन सा संसाधन है? संभाविक संसाधन। कहता है कि इसको इंग्लिश में पोटेंशियल, जो क्षेत्र में मौजूद है, सुनो ध्यान से, वैसा संसाधन जो क्षेत्र में मौजूद है, उपयोग की संभावना है पर अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। मतलब आपके ही एरिया में वो संसाधन है, ठीक समझना, आपके क्षेत्र में है वो संसाधन। उसके बाद कहता है उपयोग की संभावना है, आगे करेंगे संभावना,
है ना। आगे इन फ्यूचर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, बट प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे। वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। अगला है हमारा विकसित संसाधन, डेवलपेड, मतलब ऑलरेडी वो डेवलप हो चुकी है। कहता है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब जांच पड़ताल हो चुका है और उपयोग के लिए मात्रा का निर्धारण हो चुका है। मतलब कि सर्वेक्षण हो गया, हाँ इस जमीन के अंदर में 4 टन कोयला है, उसका उपयोग कैसे कैसे करना है ना, पहले से सब निर्धारित हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। समझ आ रहा है ना। अगला होता है बेटा भंडार संसाधन, स्टॉक। नाम से देखो, इंग्लिश नाम अगर याद रखोगे ना ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी मतलब जमा है, कहने का मतलब जो पर्यावरण में उपलब्ध है, आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है, मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन वो अभी अवेलेबल है। और कहता है लेकिन तकनीक के अभाव में उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं आप उसका। समझ रहे हो? संसाधन है आपके पास, संसाधन स्टॉक में रखा हुआ है, वो माल वो जमा है, और कहता है कि उसको अगर आप यूज करेंगे तो आप कर सकते, वो सक्षम है यूज करने के लिए, लेकिन आपके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका उपयोग आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझाते हैं आपको कि आपके पास में मछली है, क्या है? आप देख रहे हैं कि हमारे पास मछली है, मेरे तालाब में रखा पड़ा हुआ है, कितना मछली है ये भी आप बता पा रहे हैं, हाँ इतना टन मछली है, लेकिन आपके पास में वो औजार नहीं है कि उस मछली को पकड़ के बाहर निकाल सकते। बात समझ में आ गया ना? तो उस तरह का संसाधन भंडारण संसाधन है। आ रही बात समझ में सबको? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, संचित कोष संसाधन, रिजर्व। क्या है सोना? रिजर्व संसाधन। कहता है कि भंडार संसाधन का ही ये अंश है, ये भंडार संसाधन का ही क्या है? मतलब ये दोनों सेम ही है। तकनीक के आधार पर प्रयोग संभव है, पर प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसे भविष्य का पूंजी कहेंगे। मतलब दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। हाँ समझ में आया ना? इसमें भी वही बात का है, भंडार संसाधन के ये अंश है ना, तकनीक के आधार पर इसका प्रयोग संभव है, लेकिन अभी आपके पास टेक्नोलॉजी तकनीक है ही नहीं, तो इसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे भाई? आगे देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। अब हम लोगों ने अभी तक देखा कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के, लेकिन आपने एक चीज गौर किया कि जितने भी संसाधन को भी हम लोगों ने देखा वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ संसाधन है। अगर एक भी चीज अगर उसमें से नहीं होगा ना, तो हम लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो जब जीवन मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग का मतलब कर्तव्य है कि उस संसाधन को बचाए। क्या करेंगे? तो उसी को हम लोग कहेंगे संसाधन संरक्षण। क्या कहेंगे उसको? संसाधन संरक्षण। समझना ध्यान से। कहता है क्या? संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप संसाधन का जब सही उपयोग करते हैं तो उसको कहेंगे संसाधन संरक्षण। जैसे पानी, अगर आप जल का सही उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से अगर जैसे मान लीजिए बिजली, आप देखेंगे कि बिजली में क्या करते हैं लोग, पंखा चला के चल गया, दूसरे पड़ोसी के यहाँ बैठ के गप कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वो संसाधन का दुरुपयोग हुआ, आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास घर में गाड़ी है, 3 दोस्त का मन हुआ चल रहे बाका से तो घूम के, तीनों अपना अपना गाड़ी लेके चला गया। वहां क्या हुआ? पेट्रोल का अलाबरूद खर्च हुआ, तो वो हुआ संसाधन का दुरुपयोग करना। तीनों जाएगा तो भाई आप 2 को जाइए। आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि संसाधन का बचत हो सके, है कि नहीं है? संसाधन का क्या हो सके? बचत हो सके। समझ में आ गया बात मेरा? तो कहता है क्या कि संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाती है। हम अभी खड़ा होकर पूछेंगे, हम बीच बीच में से अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सबसे, तब बोलना, इसलिए ध्यान से समझना
जिसको जो भी डाउट होगा हमको तुरंत बताओगे, तुरंत बोलोगे, हम तुरंत डाउट को क्लियर करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो कहता है आगे कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। आज हम लोग विकास कर रहे हैं, अपने संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें संसाधन की भूमिका है। अभी देखो, अभी छठ पर्व खत्म हुआ, बहुत जगह पानी का दिक्कत हुआ। अब समझो कि अगर हम लोगों ने मोटर का अगर आविष्कार नहीं किए रहते, तुम्हारा हैंडपंप वगैरह का आविष्कार नहीं किए होते, और जिस तरह से पानी कमा, और कई जगह पे पानी का ही इतना दिक्कत हो जाता है कि कहने का बात नहीं, वहाँ पे लोग समरसेबुल मोटर सबसे पानी दे करके छठ पर्व को मनाता है। अब तुम इसी चीज़ों को समझो कि अगर हमारे पास में वो मोटर समरसेबल का व्यवस्था नहीं होता तो क्या लगता है धीरे धीरे छठ पर्व का संस्कृति धूमिल हो जाती। जिन लोगों के पास में अगर वो व्यवस्था नहीं होता, छठ पर्व कहाँ से मनाते हैं वो लोग, तो धीरे धीरे संस्कृति क्या हो जाती, खत्म हो जाती ना। आज तुम देखो कि पहले लोग शादी ब्याह करते थे तो आम के गाछ में जाकर के चरफेरा मारते थे, कुआं पे जाकर के पानी भरते थे, जीजाजी को परेशान करते थे, साली आई 4 बार पैर धुलवाई, मार एकदम एक, अब बेचारा को एक ही हाथ से करना पड़ता है। लड़का लोग समझ लो, समझ में आया ना। तो लगरो जो भरता है ना, उसमें एक ही हाथ से गहरा रहता है बहुत कुआं, ओकरा में पानी से लोटा डुबाओ और एक के हाथ से पानी को ऐसे ऐसे करके पूरा पानी को निकालो, फिर 4 गो साली है, चारों पैर धोएगी, 6 गो है, 6 गो पैर धोएगी, परेशान। तो ये एक क्या था, हम लोग का संस्कृति था। हाँ, तो उंगली है तो क्या हुआ, कैसे निकालेगा लोग, वो हो जाएगा। बाप उसको बड़ा जल्दी ट्राई मार लेना बीच बीच में। चलो देखो, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो संस्कृति सभ्यता क्या हो रही है, धूमिल हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में कुआं नहीं है, पानी का भी प्रॉब्लम हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा संसाधन अगर नहीं रहेगा तो संस्कृति और सभ्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो वही कहता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका है। हम संसाधन का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? क्या कहते हो बेटा, समझ में आ गया सबको? संसाधन का उपयोग हमको क्यों करना चाहिए, सही तरीके से। चलिए, हाँ बेटा पूछिए। देखो अब कोई बच्चा तो कुछ पूछा। हाँ बोलो बोलो बेटा। नियोजन, हाँ अभी आएगा। नियोजन दिखा ना कहाँ पे टॉपिक, कहाँ पे बेटा, अरे कहाँ पे? अरे बेटा मेरे, संसाधन संरक्षण ही संसाधन नियोजन है। संसाधन संरक्षण ही क्या है, संसाधन नियोजन है। इसी को कह सकते, जैसे मान लो संसाधन संरक्षण पूछ दिया या संसाधन नियोजन पूछ दिया ना, आप दोनों का डिफरेंट देखो, दोनों का मकसद वही है। क्या मकसद है? तो संसाधन को सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो वही बात इसमें भी कर रहा है, संरक्षण में ही, ठीक है ना। तो संसाधन संरक्षण या संसाधन नियोजन एक ही बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए बेटा, बोलिए। अरे छूट गया होगा वो पॉइंट, आएगा तो तब ना, अभी खत्म होने तो टॉपिक। आगे देखिए, तो अगला है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। आप लोग बता सकते हैं तकनीक की क्या भूमिका है? कोई भी संसाधन का निर्माण अगर हम करना जाएंगे तो उसमें तकनीक चाहिए। जैसे मान लीजिए आप घड़ा बनाते हैं, आपको चाक चाहिए। क्या चाहिए? आप खेत जोतते हैं, आपको हल चाहिए, है कि नहीं है? तो संसाधन कोई भी अगर आप करते हैं निर्माण, ठीक है ना, कोई भी अगर आप मतलब निर्माण करते हैं तो उसमें तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वही कहता है कि क्या भूमिका है। तो कहा यहाँ पे क्या कहा कि संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलताओं के कारण ही
संसाधनों की खोज किसी स्थान पर पहले की जाती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि हम बिना इस जगह पे खाने बता सकते हैं इस जमीन के अंदर में तेल है कि नहीं है। अब मान लो अगर वो टेक्नोलॉजी ही नहीं होता और अमीषा पटेल की तरह बीच में नींद मार लेते तो क्या लगता संसाधन बन जाता? हाँ वो कर लो पहले तुम। भाभी ढेर खिला दी है क्या? हैं यहाँ तक एक से एक छोड़ो। यहाँ देखो कहने का मतलब क्या हुआ, कहता है बेटा सुनो ध्यान से, संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलताओं के कारण ही संसाधन की खोज किसी स्थान पर पहले की जाती है। मतलब हमारे पास में टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हम बिना कुछ किए हम लोग उस संसाधन को खोज सकते हैं ऊपर के ऊपर से, है ना। तो वो कैसे हुआ? तकनीक से। हाँ तकनीक से हो पाया। आज हम लोग पानी बिना, अच्छा देखो सिंपल समझो ना, हम लोग पानी का देखते हैं कि पानी जो हम लोग आज जो मतलब भूगत जो भूमि के भीतर का जो पानी है उस पानी को जो निकालते हैं क्या हमको अंदर जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है। हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं ना कि जैसे मान लीजिए फलाना का चापाकल है या मोटर है, कितना फीट पे जी? 30 फीट अंदर जाने पे इतना पानी मिल गया। हम लोग 40 फीट लेकर के चलते हैं, अनुमान के हम लोग 40 फीट अंदर जाएंगे, 50 फीट जाएंगे, पानी मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है तभी तो कर पाए। समझ में आ गया ना बात मेरा? तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या कि संसाधनों की खोज किसी स्थान पर पहले की जाती है, किसकी सहायता से? तकनीकी के सहायता से, है ना। आगे बढ़ जाए, कहता है बिना तकनीक के संसाधनों का खोज एवं उपयोग संभव नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, ये एक हम यहाँ क्या किए, ट्रैक्टर के विकास को बताए कि जैसे जैसे हमारे पास में टेक्नोलॉजी बढ़ते गया हम लोग अपने गाड़ी में विकास करते गए। पहले हमारे पास में इस तरह का गाड़ी था, मतलब तुम इतना समझ लो कि ये हमारे खेत में काम करने वाला एक ट्रैक्टर के रूप में था, जो कि हम लोग ट्रैक्टर के रूप में खेतों में इससे काम करवाते थे, हल जोतने में। तो ये हमारे पास में हल जोतने में या कोई सामान को ढोने में, समझो ना चीज़ों को। तो पहले हमारे पास में इस तरह का गाड़ी था। इससे भी पहले अगर देखें तो बैलगाड़ी था, है कि नहीं है? कौन था? बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी था, फिर हम लोगों ने ये वाला गाड़ी लिया। फिर हम लोग जब हमारे पास में औजार हथियार तकनीक सब बढ़ा, हम लोगों ने इसमें विकास करके इस पे को छप्पर डाल दिए, है कि नहीं है? उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी को खड़ा करने के लिए भी जगह बना दिए कि भैया आप 2 आदमी खड़ा हो जाइए। उसके बाद फिर हम लोग इसको और थोड़ा विस्तार कराया, थोड़ा बड़ा बनाया, पावरफुल बनाया। इसके बाद उसको देखे कि भाई चलो ठीक है, और इसमें विकास करवाया। फिर ये विकास हुआ, तब जाकर के आज हमारे पास में ये ट्रैक्टर बन के आया। देखो टॉपिक पे रहो, टॉपिक से मत भटको। जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ों को समझो कि हमारा विकास कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है ना कि अगर आप संसाधन का निर्माण करते हैं तो तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आ गया सबको? बोलो। चलिए, अगर ये आया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा गया है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। मतलब अगर आप जीवित रहना चाहते हैं ना तो आपके पास संसाधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसाधन के द्वारा ही आप अपने जीविका को चला सकते हैं, आप अपने जीवन को चला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आज संसाधन नहीं होता ना तो न जाने बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर जाता। आज वो संसाधन है हमारे पास में कि पेट में भी बच्चा है ना तो उसके हेल्थ का पता कर सकते हैं कि कैसा है बच्चा। संसाधन है तभी तो। समझ में आ रहा है नहीं? तो वही कहा यहाँ पे कि संसाधन मनुष्य के जीविका का क्या है बेटा? आधार है।
कहता है जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आज जिस तरह से डेवलप किए, आने वाला पीढ़ी भी इसी तरह से डेवलप करते जाए, सतत विकास होते रहे, ये गुणवत्ता बनी रहे, तो हमको इसमें क्या करना है, तो सतत विकास का अवधारणा रखना आवश्यक है। कहता है मानव के लालच ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन करके संसाधन के भंडार को चिंतनीय ह्रास लाया है। मतलब मानव ने संसाधन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया, जिसके कारण से क्या हुआ, संसाधन का भंडार में एक चिंता का विषय बना दिया। आने दो, समझ में आया बात मेरा? यहां पे हम क्या बताने की कोशिश किए कि संसाधनों का तीव्रतम दोहन करके संसाधनों का भंडारण में एक चिंतन ये ह्रास ला दिया है। मतलब हम लोग इतना ज्यादा दुरुपयोग कर दिया संसाधन का कि आज हम लोगों को अब चिंता होने लगा, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। पानी का ही एग्जांपल ले लो ना, हम लोग पानी को इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर दिए कि आज देखो पानी धीरे धीरे बिकना शुरू हो गया। क्या लगता है हमारे जो आने वाले जो 50 साल पहले के जो लोग थे, उन्होंने कभी सोचा कि पानी बेच खरीद के लोग पिएंगे? संभव ही नहीं है। नहीं, उन लोगों ने तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने इतना, हम लोगों के अंदर में लालच ही आ गया कि हम लोगों ने उसका दुरुपयोग कर लिया। तुम कैसे कह सकते कि उन लोगों ने किया? क्या उन लोगों के समय में इतना ये खेती वगैरह था? नहीं था। क्या उन लोगों के टाइम में इतना कंपनी था? नहीं था। तो दुरुपयोग तो हम लोग किए, हमारे पीढ़ी ने हमें सौंपा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया, जिसके वजह से क्या हुआ, आज हम लोगों के मन में ये चिंता का विषय बन गया कि संसाधन का भंडारण खत्म होते जा रहा है। रिकॉर्डिंग चालू है, देख लो एक बार, समय चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। आगे कहता है क्या कि आज वही कारण से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी पे असंतुलित तापमान में परिवर्तन, सिंपल होता है असंतुलित तरीके से, गर्मी हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्मी ढेरी दिन कर दिया। अभी देखो ठंडी, हर साल रिकॉर्ड था कि छठ पर्व में आदमी को ठंड लगता था। इस बार लग भी नहीं किया। इस बार दौरा लेके जाने में भाई पसीना चल रहा था। सही बोले सर। दौरा जो लेके हम लोग जा रहे थे छठ घाट पे, तो पसीना चल रहा था, इतना गर्मी लगा था। और सुबह नहाने में तो कोई टेंशन ही नहीं, हर साल वही टेंशन रहता था, भाई 4 बजे उठ करके नहाओ, इतना ठंडा, हर साल गर्म पानी करना पड़ता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इजी तरीके से मम्मी उठाई, एकदम शान से जाके नहा लिए, वाह, है ना। नहीं तो पूरा मम्मी लिहावरा करती थी, अरे उठ रे, नहाओ रे, पूरा बोलती थी। इस बार नहीं करना पड़ा। चलो देखो, तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन परत का क्षय होना। ओजोन परत क्षय मतलब हमारा जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, लेयर उसका पतला होते जा रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? हमारा जो है कहीं ना कहीं संसाधनों का दुरुपयोग करने से हो रहा है। संसाधन का दुरुपयोग हम लोगों ने इस कदर से किया कि हमारा ओजोन परत क्षय होने लगा, वो कगार पे आ गया कि वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने दुरुपयोग किया। जैसे मान लीजिए ना कि आपने पानी को प्रदूषित कर दिया, उससे जो गैस निकली वो ओजोन परत तक में जा करके अपना प्रभाव दिखा दिया, है ना। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, कहता है कि पर्यावरण अम्लीय वर्षा, हाँ यहाँ पे प्रदूषण छूट गया है, पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा जैसी पृथ्वी संकट पर व्यापक क्या है, सहायत और सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब कहने का हुआ कि हम लोगों ने संसाधन का इतना विदोहन किया कि आज हमारा संस्कृति और सभ्यता दोनों खत्म होने के कगार पे आ गया। क्या हो गया? खत्म होने के कगार पे आ गया। हमारा संस्कृति भी अब धूमिल हो रहा है, हमारा सभ्यता भी धूमिल हो रहा है। आगे कहता है सतत विकास की अवधारणा, मतलब कहता है कि वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है।
अगर कोई पूछता है कि सतत विकास क्या है, कोई क्या आपका एग्जामिनर पूछ दिया कि सतत विकास क्या है, तो इसका डिफाइन क्या होगा? तो इसका डिफाइन होगा वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। समझना, हम अपने आप में डेवलप तो करेंगे लेकिन पर्यावरण को विनाश नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है उसको क्या मिलने वाला है ना, उसको ध्यान में रखेंगे। अब वर्तमान में जो विकास भी करना है हमको, तो ये जब सब बातों को मिला के हम लोग अपने आप को जब डेवलप करेंगे ना, उसको कहेंगे सतत विकास। हो गया? समझ में आया? बोलो। चलिए, अब यहां से हमारा शिखर सम्मेलन शुरू होता है, जिसमें कि इसका नाम है हमारा क्या बेटा जी? विश्व शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा विश्व शिखर सम्मेलन। इससे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव से आए सब्जेक्टिव से आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, बेटा नहीं है तो लिखना है ना, हम बोले है ना कि जो पढ़े हो पहले से ठीक है, जो नहीं पढ़े हो वो भी ठीक है, हम लोग ऐड कर रहे हैं तो चीज़ों को देखो। कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम स्टॉकहोम में, स्कॉटहोम मिडकेस तो हर बार हो रहा है ना, स्कॉटहोम में 1972 में आयोजित हुआ था। बाबू सोना, स्कॉटहोम में 1972 ईस्वी में एक आयोजित हुआ था ये सम्मेलन, जिसका नाम रखा गया था विश्व शिखर सम्मेलन। किस लिए रखा गया था? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, कि हमारा पर्यावरण कैसे बचेगा, इसके लिए स्कॉटहोम में 1972 ईस्वी में सभी विश्व के लोगों को बुलाया गया था और उसमें इस बात पे चर्चा हुआ था कि जो हमारा आज जो हम लोगों का जो पर्यावरण जो इतना बर्बाद होते जा रहा है, इसको कैसे हम लोग बचाएंगे। समझ में आ रही है ना? कब बुलाया गया था? 1972 में। तो कहता है क्या कि इसी सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में। उसके बाद कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। उसके बाद कहेगा क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? स्कॉटहोम से। कहाँ से हुई? ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सबने पर्यावरण को करने लगा। नहीं याद, ध्यान में नहीं आ रहा, नहीं पता है अभी। आगे देखते हैं। कहता है क्या बेटा कि 1974 में सुमशेर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल का प्रकाशन किया, है ना। किन्होंने किया था? सुमशेर ने। किस किताब की रचना की थी? तो क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? आंदोलन है, तो ये है, वो है, पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है, ठीक है ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? एक पुस्तक है। गॉट इट? किसने लिखा था? सुमशेर ने। कब लिखा था? 1974 में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। समझ रहे हो बात को? यहाँ जो देख रहे हो ना, ये इमेज जो हम यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं, ये विश्व शिखर सम्मेलन में जो भाग लिए थे जो देश के लोगों ने, उसी को यहाँ पे बताया है। यस, ये है सभी देश के अलग अलग प्रधानमंत्री वगैरह सब पहुँचे हुए थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखो इसको समझते हैं हम लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ाए थे भी आप लोग को ने एक बार। चलिए देख लीजिए यहाँ पे। तो कहता है क्या कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो डी जेनेरो कब हुआ था बेटा? तारीख 3 से 14 जून। कहता है कि जिसमें विकास एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भाई साहब? 100। कहता है इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम एवं रियो घोषणा पर समझौता किए गए, है ना? कार्यक्रम 21, है ना? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है भाई, याद रहेगा। पढ़ाए तो थे पहले भी, लिखा हुआ भी है, अब की बार सबको अच्छे से इसको याद करना। अब अगर दोबारा पढ़ाने पे भी अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, तो हम क्या ही करें। आप लोगों के लिए हमने सोचा कि कितना चैप्टर पढ़ाए हैं? 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। हम 3 दिन कुर्बान कर दिए। हम सोचे कि नहीं, चलो 3 दिन बैक करके एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर को खींचना है अभी, है ना? 3 दिन के लिए। उसके बाद चौथे दिन से हम लोग वन एवं वन्य प्राणी से घुस जाएंगे, है ना? और उसके बाद खनिज, उसके बाद कृषि, भूगोल खत्म। कृषि के बाद भूगोल को स्टॉप कर देना है। हाँ, काहे क्या है ही वहीं तक। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए। आगे देखिए। अरे कैसे हुआ बकबलवा? एक हो गया हमारा संसाधन, 2 हो गया हमारा कृषि। क्या हो गया? कृषि। और अब ये 2 चैप्टर हो गया ना। अब तुम जा करके देख लेना कि जितना भी तुम्हारा ज्योग्राफी से क्वेश्चंस है, यही 2 ही चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। इसके बाद जो है हम लोगों का उधर आएगा ये वाला, क्या कहते हो, एक चैप्टर तुम लोग का आ जाएगा औद्योगिकीकरण वगैरह सब आता है। तो वो ना अभी पढ़ना पड़ जाएगा तुमको, कहाँ हिस्ट्री में जाके वहाँ भी पढ़ा सकते हैं हम, तो वो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तुम लोग को मेनली कितना चैप्टर पढ़ना है? एक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, निश्चित 110% रहना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। ये 2 चैप्टर लेकिन पहले पढ़ना है हम लोग को। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला, ये समझ में आ गया सबको? यहाँ जो डायग्राम बोलते हैं, ये जो आप लोग इमेज जो देख रहे हैं, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का इमेज है, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए अगला क्या है, ये वाला द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का इमेज नहीं है, नेट पे इसका इमेज अवेलेबल नहीं था। हमने बहुत सर्च किया लेकिन नहीं आया, तो हम लोग इसको सीधा समझ लेते हैं क्या है भाई। इसको कहता है क्या कि इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी, या ईस्वी होना चाहिए था, है ना, 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ था। मतलब जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना, उसी को जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि उसमें क्यों वो सम्मेलन किया गया, ताकि हमारा पर्यावरण कैसे अच्छा होगा, संतुलित कैसे बनेगा सब चीज। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नियम कानून को बनाया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब 5 साल के बाद वापिस से सर्वेक्षण करने के लिए दूसरा सम्मेलन को रखा, जिसका नाम रखा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जस्ट 5 साल के बाद। और इसको क्यों बनाया गया, इस सम्मेलन को क्यों किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण मतलब मूल्यांकन करने के लिए कि उसमें जो हम लोगों ने जो इतना कुछ जो किया, उसका क्या फायदा आया 5 साल में, ठीक है ना, समझ में आया? तो इसको ना, इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हो? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योटो सम्मेलन, कौन सा बेटा जी? कहता है क्या कि इस सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 ईस्वी जापान के क्योटो शहर में किया गया। कहाँ किया गया? जापान के क्योटो शहर में, पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? क्योटो सम्मेलन। कब हुआ? 1997 में, ठीक है बेटा। तो कहा जाता है कि इसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस थे, जिसमें कौन थे? CO2, N2O, HFC, मीथेन, फ्लोरो, सल्फर, हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग पर कटौती सहमति बनी। मतलब कहा गया कि हमारे पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे
सबसे ज़्यादा नुकसान जो कर रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में जो मदद कर रहा है ना, वही ये 6 गैस है। तो कहा गया कि इसको क्या करना है, कम करना है, इस गैस का उपयोग कम करना है। मतलब हम लोगों को ऐसा चीज़ों को बना के चल रहा है कि ये गैस कम से कम बाहर निकले, रिलीज हो, है ना। तो अब इसमें कहा गया सबसे अधिक पहले कौन था, यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका उसको 7%, जापान 6% की कटौती में सहमत हुए। मतलब कहा गया कि भैया जो आपका यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपीय संघ को कहा गया, यूएसएसआर होता है ना यूरोपीय संघ, तो उसको कहा गया कि आपको जो है 8% तक क्या करना है, गैसों में कम करना है रिलीज, जितना आप कर रहे थे उसका 8% लो करिए। उसके बाद अमेरिका को कहा गया 7% कम करिए, जापान को कहा गया 6% कम करिए। इसके सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, वो था विश्व शिखर सम्मेलन, ये है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। तो नाम ध्यान में रखना है, इसको ना +20 सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। हाँ सर, नाम जाना जाता है। अब जी गिन के देख लेना, शायद वो 77 में हुआ था क्या, कुछ कब हुआ था वो वाला पहला वाला सम्मेलन, 92 में। अरे इसको ना +20 के नाम से जानते हैं सम्मेलन को। अभी रुको, नेशनल तृतीय वाला को तब बोलते होंगे, किसको बोलते होंगे, इसको नहीं बेटा रे, इसको +20 नहीं, तृतीय वाला को। आगे देखो, हाँ होगा 10 साल, लेकिन हम जैसे यहाँ तक हमको याद है इसको +20 के नाम से जानते हैं। छोड़ो, अच्छा ठीक है, याद नहीं है, कंफर्म नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। देखो, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ। इस सम्मेलन में 10 पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कहा गया, इस सम्मेलन में क्या हुआ, तो पर्यावरण से रिलेटेड 150 नियम कानून बनाया गया। कितना, 150 नियम कानून, उसका धारा बनाया गया और उस धारा पे सहमति तैयार करना था सबको कि आपको ये बात मानना होगा, आपको ये बात मानना होगा। इस तरह से 150 कुल मिलाकर के धारा को बनाया गया। कहता है इस सम्मेलन में सभी देशों ने लगभग 20,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। चलिए, मतलब कोई इसका डिस्कस ही नहीं हो पाया, आगे इस पे कोई विचार ही नहीं हो पाया। नियम कानून तो बना दिया, लेकिन कोई फिर इस पे ध्यान नहीं दिया, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उस समय भी ये गलती हुआ था। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे 2000 कर देना, उस समय भी बोले थे, हमको याद है। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना, मोस्ट VVI है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होशियार बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से यहाँ पे बातों को सुनिएगा, ये आपके लिए। अच्छा, एक सेकेंड, बोलिए क्या गुरुजी, बोलो ना क्या गुरुजी। अभी जो है हम यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ देंगे। हम इसको क्या करेंगे, अभी ढक देंगे इसको अच्छे से, सभी को ढकने वाले हैं, और आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है। ये ससुरा छोटा ही हो जाता है, बड़ा नहीं होता है रे। अरे ससुरी, इतना तो करने में बच्चा याद ही कर लेगा, तब तक तो देख के ही याद कर लेगा। हाँ चलो, चलिए चलो, हम तो भाई पूछेंगे भी ऐसे बच्चे से ना कि वो देख के भी याद नहीं कर पाया होगा।
रेडी? चलिए देखते हैं अब किसको किसको याद हुआ। कोरोना पहले खड़ा हो। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नहीं याद है ना? पढ़ाए थे ना? यही याद रहता है आप लोग को। बैठ जाइए। अच्छा ये पढ़ाए अभी रिसेंटली इतनी पढ़ाए? पहले पढ़ाए थे। मतलब अभी वाला क्लास में तो नहीं पढ़ाए थे? चलिए ठीक है। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट खड़ा होइए। अब की बार तो पीटेंगे, ये हम नहीं पढ़ाए थे इसलिए नहीं मारे हम। खड़ा हो तुम, खड़ा हो। तुम बताओ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन्होंने लिखा था? हट जाओ, डंगाएंगे उसको, हट जाओ। वो आएगी अभी। यार नहीं बताई तो पक्का तुमको पीटेंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या कौन लिखा है इनको? इसको रचना इसका किसने किया? देना डंडा जरा हमको। नहीं याद है ना? इधर आओ। क्या नहीं याद है? अभी अभी क्या पढ़ाए हैं? अभी नहीं पढ़ी? हाँ तो अभी नहीं बताए हम। चल निकल। किसने किया है भाई स्मॉल इज ब्यूटीफुल? किन्होंने किया है? सुमशेर ने। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब हम लोग ना एक बार क्या करते हैं, इसको अच्छे से पूरे तरीके से याद करते हैं। ठीक है, देख रहा हूँ ध्यान से। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा? जिम्मरमैन ने। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। वर्षा जल संचयन की नीति किसने बनाई? संदीप पांडे ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमशेर। यहाँ पे गलत लिखा गया, सुमेकर लिखा गया है, सुमशेर होगा। क्या होगा बेटा जी? सुमशेर। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है? 5 जून 1900। अगला कहता है कि वटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? ब्रूटलैंड होगा भाई, तो यह नाम गलत हो गया है। ब्रूटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? 1987 में। ये वो है रे बाबू, एक संगठन है रे। हाँ लिख हो गया। सर रुको, बाद में लिखना। अभी देखो, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन का प्रकार देखो कैसे कैसे पूछेगा। पढ़ा तो दिए हम, अब ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, संभावी और संचित कोश संसाधन में है ना, ऐसे दे सकता है। अब आप पढ़े तो दोनों हैं, तो दोनों को आपको लिखना होगा। कहता है वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाना संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग संभव नहीं किया गया है ना। तो ये हो गया हमारा कौन संसाधन? संभावी हो गया। हाँ लंबा लंबी करके लिखेंगे। हाँ तो ये लंबा लंबी हम उस समय में जब पीपीटी बनाए तो नहीं कर पाए थे हम। ठीक है ना, वो तो हम आप लोग को बताए ही हैं कि जब भी अंतर लिखिएगा तो 2 खटाल बनाइएगा, एक साइड में इसको एक साइड में उसको। अरे भाई मेरे, वो मतलब नहीं बनता है। आप वैसे भी लिखिए वैसे लिखिए, लेकिन वो थोड़ा बेटर लगता है देखने में। आप लिखिए वैसे, ठीक है ना, चाहे 2 नंबर वाला हो चाहे 5 नंबर वाले हो, आप वैसे लिखिए ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कौन है, उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र, खनिज, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। आगे देखिए, संचित कोश संसाधन क्या है? कहता ये भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध एवं तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, इसको समझिए। साला इसमें हम इमेज बताओ डाले थे, इमेज आया ही नहीं। ओ अगला वाला डाले होंगे। देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1900। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। कितना देशों ने भाग लिया? क्योटो सम्मेलन कब हुआ?
1997 में। कहाँ हुआ? जापान के क्योटो शहर में। उसके बाद कहता है कि इससे मार्टियला समझौता, ये देखो मार्टियला, इसका मतलब 1987 का विस्तार माना जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि क्योटो सम्मेलन जब हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें एक मार्टियला समझौता भी हुआ था जो कि 1900, हाँ 150 होगा सर। किसमें? अच्छा 150 देश ने भाग लिया था। हाँ आगे देखो, आगे के विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। किन्होंने कहा था बेटा? महात्मा गांधी ने कहा था। ये एकदम पॉइंट जितना भी हम बता रहे हैं ना, ये A to Z पॉइंट को अच्छे से नोट करके याद कर लेगा। ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बात समझ में गया ना। अब देखो यहाँ पे, देखो कोयला किस प्रकार का संसाधन है भाई साहब? कोयला किस प्रकार का है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि नवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। गॉट इट। आगे देखो, तट रेखा से कितने किमी की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? 200 nm। nm का मतलब हम यहाँ पे डाल दिया इस बार न्यूटिकल माइल। क्या होता है? न्यूटिकल माइल। हम पिछले बार जब पढ़ाए हम बोले थे कि nm का फुल फॉर्म कुछ होता है, माइल है ना रे? अरे तो वही हुआ यार, माइल मील, ठीक है ना। देखो आगे देखो, हम पिछले बार जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले भी थे कि एनएम का फुल फॉर्म कुछ होता है समथिंग, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब इस बार नोट्स बनाए तो वहाँ पे हम इस बार डाल दिए। हम बार बार इसको बोलते हैं इसलिए, तो याद रखना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र है? 200। अगला है बेटा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों का अनियोजित वियोजन से है ना। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। ओके, हो गया। तो ये हमारा हो गया द एंड। क्या हो गया भाई साहब? अब हमारा हो गया द एंड। अब आगे कुछ नहीं, इसके आगे जो है रहने दीजिएगा, अगले क्लास में लेंगे। ये हमारा चैप्टर खत्म। कल से हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलिए क्लास ओवर। क्लास को पॉज करो। क्या होगा?